मैं फीनिक्स हूँ। जन्म लेते ही माँ स्वर्गलोक ले गई अमर फल चुराने। शश, ये निशा देव का रत्न है और खाओ। यह कहकर वह सिर झुकाकर बड़े चाव से खाने लगी। बेचारी मैं, मेरे तो अभी दांत भी पूरे नहीं आए थे। मैं बस पेड़ पर लगे अमृत फल को ललचाई नजरों से देखती रही और उत्तर पश्चिमी हवा में लगातार होंठ चबाती रही। मेरी माँ, जो दानव लोक में अपनी अजीब हरकतों के लिए मशहूर थी, उसमें फीनिक्स जाति की कोई शान या नजाकत नहीं थी। वह या तो चोरी छिपे खाती रहती थी या हर जगह अपनी संतान छोड़ती रहती थी, जिसके कारण मेरा रक्त इतना मिला जुला था कि मैं पैदा होते ही इंसान बन गई। माँ ने देर से जाना कि कुछ गड़बड़ है। सुनहरे लाल पंख मेरे गालों को छू गए। ये लाल लाल नन्हा सा मेरा ही बच्चा है, पंख भी क्यों नहीं है? उसने मेरे गोल पेट को धीरे से छुआ। मैं बहुत भूखा था, मुंह खोलकर रोने लगा। माँ मुझे खिलाने ही वाली थी कि तभी एक विशाल सुनहरी हथेली आसमान से आई और माँ को जमीन पर दबा दिया। फिर तू फीनिक्स। एक ठंडी गर्जना के साथ बादलों में एक लंबी आकृति दिखी, जिससे दम घूंटने वाला दबाव फैला। महाराज, क्षमा करें, माफी का उपहार लाया हूँ। उस आदमी ने हाथ उठाया, सुनहरी हथेली गायब हो गई। मेरी माँ ने तुरंत मुझे उसकी बाहों में फेंक दिया। बच्चा आपका। उसकी बात खत्म होते ही वह रोशनी की किरण बन घबराकर भाग निकली। रात के सम्राट ने मुझे हवा में उठा रखा था। मेरे छोटे पैर बेतरतीब लात मार रहे थे। उसकी भौहें तन गई थीं। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। हम फीनिक्स बच्चे, तेरी माँ ने खूब मुआवजा चुना है। मैं भूख से बेहाल था और फिर से रोने को हुआ। ये तियानदी ने मुझे बेमन से अपनी गोद में ले लिया। मैं तुरंत ही उसकी कमीज में घुस गया और मेरा छोटा मुंह दूध ढूंढने लगा। धृष्टता, मैं ऐसा नहीं हूँ। उसके कान लाल थे। उसने घबराकर मुझे बाहर खींचा। मैं रो पड़ी। स्वामी, मुझे करने दे। एक गुलाबी अप्सरा ने झिझकते हुए कहा। ये तियान सम्राट ने तुरंत मुझे उसे थमा दिया। दूध की महक आते ही मैं रोना बंद कर लालच से पीने लगा। वह एक तरफ खड़ी मुझे लपक लपक कर खाते देख जटिल भाव से देखती रही। पता लगाओ यह किसका फीनिक्स है, कल ही लौटा देना। 3 दिन बाद मुझे वैसे ही लौटाया गया। महाराज, दानव कहते हैं इस शावक का वंश शुद्ध नहीं, उनके फीनिक्स कुल का नहीं है। पुनः जांच करो। मैं उसकी मेज पर लेटी याचिका कुतर रही थी। यह सुनकर मैंने सिर उठाया, उसे देखकर मुस्कुराई और अपने 2 नए निकले छोटे दूध के दांत दिखाए। उसने मेरे मुंह से कागज खींचा और बदले में मुझे एक दिव्य फल दे दिया। मैं फल खाते हुए रस से लथपथ हो गई। अचानक छींक दी और उस पर फल का गूदा उड़ेल दिया। महल के देव सेवक ठंडी सांस लेने लगे, पर मैंने देखा कि रात के सम्राट ने बस एक शुद्धिकरण मंत्र पढ़ा और मेरे चेहरे से बचा हुआ गूदा पोंछ दिया। छोड़ो, अभी पालते हैं। जल्द ही मैंने स्वर्ग में खूब नाम कमाया और सम्राट ने मुझे फेंक जिनहुआंग नाम दिया। लाओ जून की रसायनशाला मेरा खेल का मैदान थी। युए लाओ के विवाह सूत्र मेरे खिलौने थे। परियां मेरे लिए छोटी पोशाकें बनाने को उत्सुक रहती थीं और स्वर्गीय सेनापति मुझे चुपके से उड़ना सिखाते थे। केवल दूध पीते समय रात के सम्राट हमेशा मुंह फुलाकर मुझे परियों को सौंप देते थे, जब तक एक दिन मैंने उन्हें एक पर्दे के पीछे छिपकर परियों द्वारा मुझे खिलाने के चरणों को ध्यान से लिखते हुए देखा। क्या तुम नकल कर रहे हो? क्या बकवास, मैं तो बस अप्सराओं की कर्तव्य निष्ठा जांच रहा था। पलक झपकते ही स्वर्ग सम्राट ने 30 साल तक कर्तव्य निभाया। पर मैं कभी कभी दूर के बादलों को देखती हूँ, मुझे माँ की याद आती है। पेड़ के नीचे बैठे सम्राट ने अचानक मेरी ओर देखा। वह शायद पूर्वी सागर में मछली पकड़ रहा होगा, या पश्चिमी पर्वत पर जड़ी बूटियां चुरा रहा होगा, या फिर। सामान समेटो, मैं ले चलता हूँ। मैं खुशी से पेड़ से कूदी और उन्होंने मुझे थाम लिया। देवराज माँ से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मुझे लगा कि वे मुस्कुरा रहे थे। पूर्वी सागर की हवा में नमकीन नमी थी। मैं बादल पर लेटी नीचे देख रही थी। नीले समुद्र की सतह चमक रही थी और कुछ ड्रैगन की परछाइयाँ पानी में दिख और छिप रही थीं। देवराज, क्या मेरी माँ नीचे होंगी? ड्रैगन किंग तुम्हारी माँ के परिचित हैं, शायद ठिकाना जानते हो। मैं उछल पड़ा। नीचे देखो। बात खत्म होते ही सुनहरी आभा फैल गई। अगले ही पल हम भव्य नागलोक के द्वार पर थे। बूढ़े नागराज ने रात के सम्राट के आने की खबर सुन अपने नाग पुत्रों और पोतों संग स्वागत को बाहर आकर झुककर कहा। मैं देव के पीछे छिपा था, उत्सुकता से आधा सिर निकाला। अचानक अंबर सी खड़ी पुतलियों से सामना हुआ। वह नीले चोगे में एक युवा नागपुत्र था जो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। ये कौन है? वह मेरी है, केवल मेरी। मैं देव का छोटा फीनिक्स हूँ। तो आप फीनिक्स बहन हैं? मैं नागराज का तीसरा राजकुमार। आओ बिंग, क्या मैं आपको मूंगा उद्यान दिखाऊं? मैं हाँ कहने ही वाली थी, पर कमर कस गई। सम्राट की भुजा न जाने कब लिपट गई थी। पहले काम की बात। ड्रैगन राजा भांप गया। महाराज, मेरे साथ मुख्य कक्ष में बात करने पधारे। सैनिक, इस छोटी देवी को जलपान के लिए दूसरे कक्ष में ले जाओ।
मैं आओ बिंग के पीछे कुछ कदम ही चली थी कि किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मुड़कर देखा तो सम्राट न जाने कब मेरे पीछे आ गए थे और मेरे हाथ में एक शिनंग थमा दिया। ये मोती लो, कपड़े न भीगे। आओ बिंग ने उस चमकते मोती को देखा। उसका चेहरा बदल गया। वह सभी जल को रोकने वाली प्राचीन कलाकृति थी। मैं एक पारदर्शी केक खा रहा था, तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। सुना रात देव फीनिक्स लाए। अभी मैंने तीसरे राजकुमार को उपभवन ले जाते देखा। तीसरा राजकुमार लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है। मैं कान लगाए था पर हाथ की पेस्ट्री स्कर्ट पर गिर गई, पता ही न चला। आओ बिंग पास आया, रेशमी रुमाल बढ़ाया। बेहतर स्नैक छकोगे? उसके बोलते ही महल का दरवाजा अचानक खुल गया। श्वेत वस्त्रधारी सम्राट द्वार पर खड़े थे। उनकी नजर मेरे पकवान के दाग लगे दामन पर पड़ी। सम्राट वे धीरे धीरे चले आए, उंगली से हल्का सा स्पर्श किया और मेरी पोशाक पर लगा दाग गायब हो गया। तीसरे राजकुमार धन्यवाद, पर बच्चे का पेट कमजोर है, कच्चा समुद्री भोजन नहीं खा सकता। सोच ठीक न थी। ड्रैगन पैलेस से निकलते वक्त बूढ़े ड्रैगन राजा ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ को हाल ही में नहीं देखा, पर पश्चिमी बुद्ध भूमि में पता लगाने को कहा। देवराज, आप आज अजीब क्यों लग रहे हैं? पहले अचानक मुझे जलमोती दिया, फिर खास तौर पर मुझे उपभवन में ढूंढने आए और तुम अभी नादान हो, इंसानों की फितरत नहीं जानते। उस तीसरे राजकुमार की नजरें छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मैं 30 का हो गया। अभी बच्चा है। पश्चिमी बुद्ध लोग चले, फल स्वादिष्ट है। वाह, पश्चिमी बुद्धलोक सुनहरी आभा में था। हवा में मंद मंत्र गूंज रहे थे। हम पहुँचे तो बोधिसत्व सामूहिक जप कर रहे थे। देव, आपका आना ठीक रहा। ये बालक कौन है? मेरी फीनिक्स, दुनिया देखने दो। मैंने देखा जब उसने मेरा घर कहा, बोधिसत्वों ने अर्थपूर्ण नजरें बदली। फीनिक्स का सुंदर रूप सुना है, क्या देख पाऊंगा? मैंने सम्राट की ओर देखा। उन्होंने लगभग अगोचर रूप से सिर हिलाया। फिर मैं घूमी और अपने मूल रूप में आ गई। एक सुनहरे लाल रंग की छोटी फीनिक्स जिसके पूंछ के पंख जगमगाते थे और वे बुद्ध के प्रकाश में दमक रही थी। सभी बोधिसत्वों ने एक स्वर में प्रशंसा की। मानव रूप में लौटने के बाद भूगर्भ बोधिसत्व ने अचानक कहा, छोटे भक्त, क्या आप जिंगीवान पर्वत गए हैं? वहाँ त्रिकाल दर्पण है जो पूर्व जन्म वर्तमान दिखाता है। सच में? प्रभु, हम देखने चले? जाना चाहते हो तो जाओ। चिंग्युआन पर्वत साल भर बादलों से घिरा रहता है। चोटी पर एक विशाल प्राचीन कांस्य दर्पण है जिसके फ्रेम पर जटिल प्रतीक खुदे हैं। मैं उत्साहित होकर दौड़ा। सुना था कि दर्पण के सामने खड़े होने पर कोई अपना पिछला जन्म और क्या देख सकता है। मैं बेसब्री से दर्पण के सामने खड़ा हो गया। दर्पण की सतह पहले सामान्य थी, धीरे धीरे उसमें लहरें उठने लगी और फिर एक पारदर्शी पंखों वाली छोटी परी दिखाई दी जो फूलों के बीच नाच रही थी। वाह, मेरा पिछला जन्म है, कितना प्यारा। तुम पूर्व जन्म के परी है। तो मेरा वो वाला व्यक्ति कहाँ है? दृश्य बदला, धुंध छाई, आकृतियां दिखीं, पर चेहरे अस्पष्ट थे। अजीब, क्यों साफ नहीं? क्योंकि समय नहीं हुआ। मैं मुड़ा, उसका चेहरा अजीब लगा। दर्पण में उसकी परछाई धुंध से अजीब तरह से मिली एक पल को। देवराज ने क्या देखा? चलें। पहाड़ उतरते वह खामोश था। मैंने चुपके से उसका चेहरा देखा। भौहें सिकुड़ी थीं, मानो कुछ सोच रहा हो। मैंने उसकी आस्तीन खींची। वह रुका, मेरे बिखरे बाल कान के पीछे कर दिए। बस सोच रहा हूँ तेरी माँ को कहाँ ढूंढूं। न मिले तो भी ठीक, सम्राट हैं तो काफी है। मैं उससे मिलना चाहता तो हूँ। धरती की धूप स्वर्ग से ज्यादा गर्म है जिसमें इंसानों की खास महक है। मैं सम्राट के बादल पर लेटा था, मेरी नाक लगातार फड़क रही थी। पैंग हुलू, भुना शकरकंद, देव, महक आ रही है, कितनी खुशबूदार। मां ढूंढो। हम आभा के सहारे एक शानदार हवेली के सामने पहुंचे जिसके द्वार पर फीनिक्स निवास लिखा था। द्वार पर 2 सुंदर युवा सैनिक खड़े थे। ये वाकई तेरी माँ का अंदाज है। आंगन में कदम रखते ही चांदी की घंटियों सी हंसी सुनाई दी। गलियारे से गुजरते ही सामने का नजारा देख सम्राट का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरी माँ रेशमी गद्दों वाले सोफे पर लेटी थी। उनके दोनों ओर 2 सुंदर पुरुष थे। एक उन्हें अंगूर खिला रहा था और दूसरा उनके पैर दबा रहा था। उनके चारों ओर 5 और अलग अलग अंदाज के सुंदर पुरुष थे। कोई वीणा बजा रहा था, कोई शराब परोस रहा था, तो कोई पंखा झल रहा था। मम्मी, मम्मी। मुलायम सोफे पर सुंदरी ने आवाज सुन सिर उठाया। सुनहरे लाल नयन झपके अचानक खुशी से भर गई। वह तेजी से आई पर सम्राट से 3 कदम पहले ही रुक गई। देवता धीराज भी आ गए हैं।
सम्राट का चेहरा कड़ाही सा काला था। माँ की नजरें मुझ और सम्राट के बीच घूमती रहीं। बच्चे, तुम प्रभु संग भागे। क्या बकवास। तुम्हारी बेटी ने तुम्हें याद किया, यह राजकुमार उसे लाया। मैं तो डर ही गया था, सोचा सम्राट 30 साल का हिसाब लेंगे। अभी भी इतने छोटे। सम्राट ने कम खिलाया। मैं रोज बहुत खाता हूँ। लाओ जून की अमर गोलियां भी टॉफी समझकर खाता हूँ। मिल गए हो तो उसे कुछ दिन यहीं रहने दो। देवराज ने देखा। माँ तुरंत सावधान हुई। कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जा रहे। वह मेरे बराबर झुका। आस्तीन से तारों जड़ी अंगूठी निकाली। इसमें कुछ चीजें हैं, बोर हो तो खेलना। मैंने अंगूठी ली। अंदर दिव्य रत्नों से भरा एक छोटा संसार था, स्वर्ग के खजाने से भी अधिक। और यह खतरा हुआ तो तुरंत जान जाऊंगा। आधा स्वर्ग ही ले आए क्या? सम्राट उठे, मुझे आखिरी बार देखा, अचानक बाहों में भर लिया। उनकी बाहें गर्म थीं, उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया, फिर एक सुनहरी रोशनी बन आकाश में विलीन हो गए। गरम अंगूठी छूते ही आंखें नम हो गईं। बेटा, तुमने तीनों लोगों के सबसे मुश्किल आदमी को पटा लिया। बस करो, छोड़े पिल्ले जैसी शक्ल मत बनाओ। चलो, माँ तुम्हें दिखाएगी असली मजा क्या है। सब जाओ, आज मेरी बेटी सबसे बड़ी है। 130 साल बीत गए। मैं किंगशी के नए घर की छत पर बैठा माँ के इस बार घर से भागने के दिन गिन रहा था। 17 दिन और 3 पहर बाजार से चुराई शक्करपारे खाते हुए मैं दूर पहाड़ों में आखिरी शाम की लाली देख रहा था। माँ ने चिट्ठी में लिखा था कि वह दक्षिण सागर में गाने वाले मोती खोजने गई है। कौन लड़की फिर छत पर? यह क्या तरीका है? मैंने आवाज की तरफ मुंह बनाया और पलटकर हल्के से उतरी। माँ ठीक कहती थी, इस दुनिया में बहुत नियम है, लेकिन 130 साल पहले जब मैं नीचे आई थी उससे अब मैं काफी संभल गई हूँ। कम से कम अब सड़क पर फाइनिक्स की पूंछ निकालकर बच्चों को नहीं डराती। घर में घुसकर मैंने जमीन पर बिखरे रेशमी थैलों को ठोकर मारी। ये सब सम्राट ने तब दिए थे, अब आधे से ज्यादा खाली हैं। माँ ने उन्हें शराब के लिए बेचा, जुआ खेला और एक ऐसा घोड़ा खरीदा जिसमें किरीन का खून था। उस जानवर ने अगले दिन उसे नदी में फेंक दिया। बच्चे, सम्राट का दिया है, इस्तेमाल करो। वह हर बार ऐसा ही कहती और मेरे विरोध को रोकने के लिए मेरे मुंह में एक कैंडी डाल देती। मैंने झुककर तारों से खड़ी एक रेशमी थैली उठाई। इसमें कभी स्वर्ग की नदी का पानी बुलाने वाला मोती था, अब बस कुछ रेत के दाने बचे थे। 130 साल एक छोटे फीनिक्स को बड़ा करने के लिए काफी थे और कुछ यादों को धुंधला करने के लिए भी। कभी मैं भी स्वर्ग जाकर सम्राट से मिलने की जिद करती थी। माँ मुझसे तंग आकर 50 साल पहले मुझे दक्षिण द्वार पर ले गई थी। द्वारपाल ने कहा, सम्राट युद्ध पर है, वापसी अनिश्चित। देखो, वे तुम्हें कब का भूल गए। स्वर्ग सम्राट तो व्यस्त रहते हैं, एक छोटी फेनिक्स की याद कहाँ। मैं अपने जूतों की नोक को घूरता रहा, चुपचाप। उस रात मैंने चुपके से सम्राट की दी अंगूठी निकाली, उसमें से चीजें एक एक कर निकाली और वापस रख दी। सबसे नीचे एक सुनहरी पपड़ी थी, वही ड्रैगन पपड़ी जो सम्राट ने पूर्वी सागर के महल में मेरे कॉलर से उतारी थी। अगले दिन मैंने उसे हार बनाकर पहन लिया, फिर कभी नहीं उतारा। पेट की कड़कड़ाहट ने मुझे वास्तविकता में खींचा। मैंने आह भरी, पैसे का थैला उठाया और बाहर निकल गया। माँ इस बार जल्दी में निकली, पर चूल्हे पर बचे भुने मुर्गे के नीचे तांबे के सिक्के छोड़ना याद रहा। किंगशी कस्बे में शाम को सबसे व्यस्त जगह पश्चिमी गली है। मैं रास्ता जानता था, इसलिए झांगजी नूडल की दुकान में घुस गया। खेंग जी फिर आई, तेरी माँ कहाँ है? मोती ढूंढने गया था, हमेशा की तरह। एक कटोरी यांगचून नूडल्स। तीसरी निवाला खाते ही सड़क पर अचानक हलचल मच गई। कुछ फूलों वाली स्कर्ट पहने लड़कियां नूडल की दुकान से दौड़ती हुई गुजरी। उनके रुमाल भी मेरे कटोरे में आ गिरे। धीरे मेरे नूडल्स। माफ करना फिंग जी, पाई सर की क्लास हो गई है, देर हुई तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मैंने होंठ सिकोड़े। वे पड़ोस के नए शिक्षक की बात कर रही थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे ज्ञानी और सुंदर थे और इसी कारण पूरे शहर की लड़कियां रोज गुरुकुल जाती थीं। माँ ने घर छोड़ने से पहले मुझे उनसे मिलने के लिए उकसाया भी था, पर मैंने झाड़ू से उन्हें बाहर निकाल दिया। सूप का आखिरी घूंट पीने के बाद मैं अनजाने में भीड़ के पीछे चल पड़ी। गुरुकुल के आंगन के बाहर लोग भरे हुए थे। मैं अपनी एड़ी पर खड़ी होकर भी अंदर नहीं देख पा रही थी और जाने की सोच ही रही थी। आज शानहाइजिंग का फीनिक्स। मेरे कान खड़े होते ही मैं चौकन्ना हो गया। कुछ छलांगों में आंगन के बाहर पुराने बबूल पर चढ़कर मैंने बीच में गिरे व्यक्ति को साफ देखा। उसने नीले वस्त्र पहने थे, बाल जेड की कंघी से बंधे थे। वह मेरी तरफ पीठ करके एक पत्थर की पटिया पर लिख रहा था। फीनिक्स, अग्नि पुनर्जन्म।
मैंने अपनी मुद्रा बदली ताकि और स्पष्ट देख सकूं। अचानक टहनी कचाक से टूटी और जैसे ही मैं गिरने लगी मैंने सहज ही पंख फैलाना चाहा पर खुद को रोक लिया। जिस दर्द की उम्मीद थी वह नहीं हुआ, किसी ने मुझे पकड़ लिया। देखो, मैंने ऊपर देखा तो मुस्कुराती हुई आंखें मिली जिनमें हल्की सुनहरी चमक थी। आसपास से सांस खींचने की आवाजें आई। मैंने पाया कि वह मुझे गोद में उठाए हुए था। मैं तुरंत नीचे कूदी और मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। इस लड़की को फीनिक्स का भी ज्ञान है। फेंक यादवों को क्या ज्ञान। कल पूर्वी सागर की कथाएं सुनाऊंगा, क्या आप सहायक बनेंगी? मैंने 3 सेकंड उसकी हथेली देखी, फिर अचानक मुड़कर भाग गई। 2 गलियां दौड़ने के बाद मैं दीवार के सहारे हाँफने लगी। उस रात मैंने 33 स्वर्गों के अमृत उद्यान का सपना देखा। सम्राट पेड़ के नीचे मुझे लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, पर जब मैं कूदी तो वह मिस्टर बाई का चेहरा बन गया। 1 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे मैं मिस्टर बाई के हर दिन वेलो लेन से गुजरने का सटीक समय बता सकती थी। जैसे मुझे पता है कि उसे मिंकियान लॉन्गजिंग चाय सबसे पसंद है और धनिया नापसंद। और जैसे मैंने पाया कि मैं अपने जूड़े के फूल के टेढ़े होने की चिंता करने लगी। टोफू बेचने वाली वांग दादी ने मुझे आंख मारी। फेंक या तो फिर कहानी सुनने गई। मैंने अनसुना किया, कदम बढ़ाए, पर नई तितली पिन छूने से खुद को रोक न पाई। आज बात करेंगे जलपरी के आंसुओं की। कहते हैं कि जलपरी के आंसू मोती बन जाते हैं, लेकिन सबसे कीमती मोती नहीं बल्कि प्रिय की बूंद। खून के आंसू बहे। पूरा गुरुकुल शांत हुआ। मास्टर बाई मुड़े, उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मिस फेंक वाकई ज्ञानी है। मेरा चेहरा तमतमा उठा। ये सम्राट के कक्ष का प्रसंग था। क्लास के बाद बाइसन ने बुलाया। कल मैं दर्पण झील जा रहा हूँ, सुना है वहाँ जलपरी दिखती है, क्या आप साथ चलेंगे? मुझे दुकान। बस आधा दिन, सुबह घाट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस रात मैंने सब कुछ छान मारा। सम्राट की दी हुई अंगूठी से जलमानवों के सारे ग्रंथ निकाल लिए। माँ घर पर होती तो जरूर हंस हंस कर लौटपोट हो जाती। मैं एक यात्रा के लिए तैयारी कर रहा था। दर्पण झील कल्पना से भी सुंदर थी। श्रीमान बाई ने चप्पू चलाया। छोटी नाव पानी पर सरक गई। उन्होंने आज चांदनी रंग का लंबा कुर्ता पहना था, बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। गुजियान को कुछ क्या नहीं। बात सता रही है? क्या वह किसी का इंतजार कर रही है? मैंने सर उठाया। बाई साहब की आंखें गहरी हो गईं। मुझे 3 जन्मों के दर्पण की वो रहस्यमयी धुंध याद आ गई। माँ कहती थी, इंतजार सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपकी माँ समझदार हैं, पर कुछ इंतजार जिंदगी भर का दाम होते हैं। मेरी धड़कन रुक सी गई। वापसी में हल्की बारिश शुरू हुई। श्रीबाई ने छोटी हरी बांस की छतरी निकाली। हमें सटकर चलना पड़ा। उनकी देह की गर्मी आस्तीन से महसूस हुई, जो सम्राट से बिल्कुल अलग थी। सम्राट हमेशा गर्मजोशी वाले थे, पर वे पहाड़ी बारिश की हल्की ठंडक लिए हुए थे। कल फिर मैं अनजाने में सिर हिलाया। उसने मेरे कंधे से पानी की बूंदें झाड़ी। ये 3 शब्द मंत्र थे। मुझे रात भर बेचैन रखा। पहली बार माँ का देर से आना चाहा, पर किस्मत ने साथ न दिया। आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ। मैं मरने का ढोंग कर रहा था। जागो, अंदाजा लगाओ मैंने नंतियानमेन पर क्या सुना। यानत्यान सम्राट तपस्या में चले गए हैं। कहते हैं वे दैवीय सिद्धांत समझेंगे। 1800 साल तक नहीं आएंगे। मैंने हार कसकर पकड़ा। मुझे क्या? माँ ने आंखें सिकोड़कर पास आई। अरे, इस हार में कितनी प्रबल ड्रैगन शक्ति है। तुमने गलत समझा। दरअसल मैं 33 स्वर्ग भी गया था। दर्पण में परिचित महल दिखा। हमारा प्रिय आडू का बाग। अब वह घेरे में है, पत्तों से भरा, कोई सफाई नहीं। माली ने कहा, सम्राट ने तपस्या से पहले यहाँ 3 दिन खड़े होकर तुम्हारे प्रिय पेड़ को देखा। मैंने दर्पण पटका। अरे नहीं, अरे ये बच्चा। मैं दरवाजे से बाहर भागी। बारिश और आंसुओं से मेरा चेहरा धुंधला हो गया था। श्रीबाई की दी हुई विलो पत्ती मेरी हथेली में जल रही थी। मैं बेतहाशा घाट की ओर भागी। घाट पर कोई नहीं था, केवल बारिश से तैरती हुई पत्तियां हिल रही थीं। गोल गोल लहरें उठ रही थीं, टूटे वादों की तरह। धोखेबाज सब धोखेबाज हैं। विलो की टहनी मेरे सिर को छूकर गुजरी। जब मैंने ऊपर देखा तो श्रीबाई छाता लिए बारिश में खड़े थे। कहाँ था? मैं उसकी बाहों में जा गिरी। माँ सही कहती थी, इंतजार सबसे बड़ी मूर्खता है। 3 साल किंशी कस्बे की पत्थर की सड़कों पर पानी की तरह बह गए। मैं अपनी छत पर बैठी मिस्टर बाई को गुरुकुल से निकलते देख रही थी। उनके लहराते वस्त्र बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी पीच गार्डन में सम्राट दिखते थे। फिर जागा। कौन झांक रहा था? मैं फीनिक्स पंख सुखा रहा था। वह फुर्ती से छत पर आया, मेरे पास बैठ गया। सूख गया फेनिक्स? इस नाम से मेरा दिल धड़क उठा। भाई साहब ने आस्तीन से भुनी चेस्टनट निकाली और मेरा हाथ पकड़ लिया। कल माँ से मिलना है। चेस्टनट जमीन पर बिखरे। वह घर पर नहीं है। गाने वाले मोती ढूंढने दक्षिण सागर गई है। तुम जब भी झूठ बोलते हो फुसफुसाहटें निकलती हैं। मैं कान ढंक लिए। फेंग जी हुआ 3 साल हो गए, तुम अब भी नहीं मानते? मैं बादल की नक्काशी देख सम्राट की बात याद आई।
तुम नादान हो। मैं मानती हूँ, पर माँ सच में